जय हिंद, जय भारत। दोस्तों 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में मां भारती के 3 वीर पुत्रों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। ये तो हम सब जानते हैं, पर शायद सबको ये ना पता हो कि इसके ठीक एक दिन बाद कानपुर में हमने भगत सिंह के आदर्श को फांसी दी थी। हिंदू और मुसलमान भगत सिंह के नाम पर ही एक दूसरे से भिड़ गए थे और ऐसे भिड़े कि 400 लोगों की जान चली गई। ना महिलाओं पर किसी को तरस आया, ना बच्चों पर किसी को रहम आया, और उस पुण्यात्मा गणेश शंकर विद्यार्थी की भी जान ले ली गई जिसने सैकड़ों लोगों को उन दंगों में बचाया था। क्या हुआ था 24 मार्च 1931 को कानपुर में और उसके अगले 2-3 दिन में, आज ये जानेंगे। क्यों हुआ था ऐसा, वो भी जानेंगे। दोस्तों, भगत सिंह को फांसी तो दी गई 23 मार्च की शाम को, पर देश को इसके बारे में पता चला 24 की सुबह। इसके बाद हड़ताल, धरने, प्रदर्शन शुरू हो गए और कानपुर भी इसमें पीछे नहीं था। बल्कि कानपुर तो वो शहर था जहां भगत सिंह ने स्वयं काफी समय बिताया था। वर्ष 1923 में जब पहली बार घर छोड़ा तो वो कानपुर ही गए थे। उनके कई साथी कानपुर के ही रहने वाले थे। उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, तब यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, संयुक्त प्रांत कहते थे। तो संयुक्त प्रांत का दूसरा बड़ा शहर होता था कानपुर और आबादी थी लगभग 2.5 लाख, जिसमें 2/3 के लगभग हिंदू थे, बाकी मुसलमान थे। कानपुर में जब इस बात की खबर पहुंची तो कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई, हड़ताल का निर्णय ले लिया गया और ढोल बजाकर शहर में इस बात की घोषणा कर दी गई कि आज हड़ताल रहेगी और 3 बजे एक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए, विशेष तौर पर युवा, क्योंकि भगत सिंह युवाओं में बहुत लोकप्रिय थे। वानर सेना नाम का भी एक युवाओं का संगठन हुआ करता था। इसके सदस्य स्टूडेंट्स थे। लगभग 150 वानर सैनिकों का एक दल मॉल रोड पर उतरा। ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी, कुछ खुली मिली तो उनके शीशों पर पत्थर भी फेंके गए। कुछ अंग्रेज भी मिले रास्ते में, उनके साथ हाथापाई भी हुई। अब तक आंदोलन पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था, लेकिन ज्यादा देर तक ये स्थिति ऐसी रहने वाली नहीं थी। दोस्तों, उन दिनों कानपुर की एक प्रमुख सड़क होती थी हालसी रोड, आज भी है। हालसी रोड पर उन दिनों ट्रेन चलती थी। युवाओं ने ट्रेन को बंद करवाया, बाकी ट्रैफिक को भी बंद करवा रहे थे। आज के जैसे कारें तो होती नहीं थी, इक्का दुक्का ही होंगी। तांगे बहुत चलते थे, वो तांगों को भी बंद करवा रहे थे। एक तांगे पर कुछ मुस्लिम महिलाएं आ रही थी। युवाओं ने उनसे भी कहा कि आप प्लीज नीचे उतरिए और पैदल जाइए, आज तांगे नहीं चलेंगे। वो उतर गईं, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। अब टकराव की स्थिति बन गई, लेकिन समय पर कुछ स्थानीय नेता पहुंच गए कांग्रेस के, और उस समय के लिए टकराव टल गया, पर देर तक टलने वाला नहीं था। दोस्तों, हालसी रोड के साथ ही एक दूसरा रोड है मैस्टन रोड। ये दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। 24 मार्च 1931 को दंगों की शुरुआत यहीं से हुई थी। वहां हिंदुओं की भी दुकानें थी, मुसलमानों की भी दुकानें थी। दुकानों को बंद करवाया जा रहा था। हिंदुओं ने दुकानें बंद कर दी, पर बहुत सारे मुसलमानों ने दुकानें बंद करने से मना कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे भी स्पेसिफिक रीजंस थे, हम उन पर बात करेंगे। पर उससे पहले जान लेते हैं कि फिर हुआ क्या। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी इस जानकारी का सोर्स क्या है, यह भी पता होना चाहिए आपको। 2 कारण से, एक, आप स्वयं जांच सकें कि जो मैं कह रहा हूं वो एविडेंस बेस्ड है या नहीं। दूसरी बात, एक वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन देना मुश्किल है। आप में से वो साथी जो इस विषय पे और अधिक जानने की रुचि रखते हों, वे स्वयं ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि जिन सोर्सेज को मैं रेफर कर रहा हूं वो सोर्सेज जितने पास मेरे हैं उतने ही पास आपके भी हैं। इंटरनेट पर ये दोनों सोर्सेज अवेलेबल हैं। और क्या हैं ये 2 सोर्स, चलिए देख लेते हैं। पहला सोर्स है उन दंगों के बाद गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किए गए कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट, जिसे हम पढ़ सकते हैं नेशनल आर्काइव्स के ऑफिशियल पोर्टल
अभिलेख पटल पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें कुल 4 मेंबर होते थे, 2 अंग्रेज थे, 2 इंडियन। इसके प्रेसिडेंट होते थे एम कीन, आईसीएस अफसर थे, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूनाइटेड प्रोविंस, और दूसरे अंग्रेज मेंबर थे जीओ एलन, आईसीएस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आगरा। 2 इंडियन थे, पहले राय बहादुर पंडित बलदेव राम दवे, ये चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट इलाहाबाद, और दूसरे थे नवाबजादा मोहम्मद लियाकत अली खान, एमएलसी डेप्यूटी प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल यूनाइटेड प्रोविंस। ये आगे चल के पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने, ये वही लियाकत अली खान है। और दूसरा सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकेशंस डिवीजन द्वारा वर्ष 1988 में प्रकाशित डॉक्टर एमएल भार्गव द्वारा लिखित पुस्तक गणेश शंकर विद्यार्थी। बड़ी अच्छी रिसर्च बुक है, archive.org पर यह भी अवेलेबल है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मोटे तौर पे कई सोर्सेज और भी हैं, पर 2 प्राइमरी सोर्स उन दिनों की घटनाओं के बारे में ये सबसे रिलायबल और अच्छे सोर्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब लौटते हैं कि 24 मार्च 1931 को आखिर हुआ क्या था। जैसा मैंने पहले भी बताया कि हालसी रोड और मेस्टन रोड से इन दंगों की शुरुआत हुई और जल्दी ही ये आग बाकी हिस्सों में फैल गई, जैसे जनरलगंज, मूलगंज आदि। और लगभग 4 बजे मेस्टन रोड मंदिर और चौक बजाजा मस्जिद आग के हवाले कर दी गई। घर जल रहे थे, मंदिर मस्जिद जल रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। जहां हिंदू ज्यादा रहते थे वहां मुस्लिम मारे जा रहे थे, जहां मुस्लिम ज्यादा रहते थे वहां हिंदू मारे जा रहे थे। ना महिलाओं को ना बच्चों को बख्शा जा रहा था। दरिंदगी कानपुर शहर में फैल चुकी थी। एक अकेला योद्धा लड़ रहा था, वो इस आग को बुझा रहा था। अपने साथ 2 वॉलेंटियर्स लिए नंगे पैर दौड़ रहा था शहर में, कभी यहां कभी वहां। उसको जहां खबर मिलती थी वो वहां जा रहा था। कहीं मुसलमान संकट में थे, जाकर उन्हें बचा रहा था, कहीं हिंदू संकट में थे, जाकर उन्हें बचा रहा था। वो था गणेश शंकर विद्यार्थी। दोस्तों, उन दिनों कानपुर के डीएम होते थे जेएफ सेल्स और एसपी थे मिस्टर रॉजर्स। दोनों अंग्रेज थे। इन्होंने लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया था मरने के लिए। आर्मी को समय पर नहीं बुलाया गया, और वो भी तब जब इनको इस बात की पहले से जानकारी थी कि 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी होगी और हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने सीक्रेट टेलीग्राम पूरे देश भर के डीएम्स को पहले ही भेज दिया था। भगत सिंह की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। देश भर में पहले से ही प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि कानपुर में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? मरने वाले अंग्रेज नहीं थे ना, मरने वाले तो हिंदू थे, मुसलमान थे। गणेश शंकर विद्यार्थी क्रांतिकारियों के सच्चे संरक्षक, सच्चे सहयोगी थे। बल्कि इन्होंने ही अपने अखबार प्रताप में भगत सिंह को शरण दी थी वर्ष 1923 में, जब वे पहली बार घर छोड़कर कानपुर आए थे। और अब उन्हीं भगत सिंह की फांसी के बाद जब कानपुर जल रहा था, तो लोगों को बचाने के लिए ये योद्धा अकेले वो लड़ाई लड़ रहा था। जब कांग्रेस के सारे नेता कराची अधिवेशन के लिए कराची की रेलों में बैठ रहे थे, ये कानपुर में वो लड़ाई लड़ रहे थे। इसके बाद 25 मार्च को भी वही होता रहा जो 24 मार्च को हुआ था। लोग मरते रहे, घर जलते रहे, और फिर शाम को लगभग 4 बजे वो दुर्घटना घटी जिसने गणेश शंकर विद्यार्थी को छीन लिया। एक भीड़ में वो फंस गए। डॉक्टर एमएल भार्गव अपनी पुस्तक गणेश शंकर विद्यार्थी में गणपत सिंह नाम के एक आई विटनेस के हवाले से बताते हैं कि भीड़ में ये फंस गए। वहां किसी मुसलमान ने इनको निकालने की कोशिश की, क्योंकि सैकड़ों मुसलमानों की इन्होंने जान बचाई थी, लेकिन उस भीड़ से वो बचा नहीं सके। क्यों? इन्होंने वहां से जाने से मना कर दिया कि मौत एक दिन आनी ही है, तो फिर अपना फर्ज निभाते निभाते आए। इनके साथ 2 साथी भी थे, वो भी मारे गए। गणेश शंकर विद्यार्थी पर भी छुरों से पूरे शरीर पर वार हुए, कुल्हाड़ों से वार हुए। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान हो गया 25 मार्च को। 2 दिन बाद इनकी लाश मिली थी, एक बोरे में बंद।
पहचाना नहीं जा सकता था। पहचाना गया खादी के कपड़ों से और इनके पास मिले 3 पत्रों से। उन पत्रों में क्या लिखा था? उनमें से एक पत्र उपलब्ध है जिसको कोट किया है अपनी पुस्तक में डॉक्टर एमएल भार्गव ने। छोटा सा पत्र मैं पढ़ के सुनाता हूं। किसी महिला को इन्होंने लिखा था, उस महिला के पत्र के उत्तर में अंतिम दिन, ध्यान करें, 25 मार्च को इनका बलिदान हुआ और 25 मार्च की सुबह वो पत्र लिखा गया, पोस्ट नहीं कर पाए थे। क्या लिखा था गणेश शंकर विद्यार्थी ने? आदरणीय बहन, सादर नमस्कार। मुझे आप याद हैं, मेरे विचार में 10 साल पहले कलकत्ता में आपको देखा था। तब आप बहुत युवा थी। शहर की स्थिति निस्संदेह बहुत बुरी है। हम शांति का प्रयास कर रहे हैं। अपना जीवन दांव पर लगाकर शांति के लिए प्रयास करने की आपकी इच्छा प्रशंसनीय है, किंतु वर्तमान अवस्था में मैं आपको आने के लिए नहीं कह सकता। एक भी मुसलमान नेता सामने नहीं आ रहा है। पुलिस का रवैया बहुत ही निंदनीय है। गणेश शंकर विद्यार्थी के इस पत्र से अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि कानपुर के हालात कैसे थे। उन्हें 2 शिकायतें थीं। एक, शहर जल रहा था और कोई मुसलमान नेता सामने नहीं आ रहा था उस आग को बुझाने के लिए। दूसरा, अंग्रेज भी तमाशा देख रहे थे। ये वही अंग्रेज थे जिन्होंने कभी जलियांवाला बाग में इतनी गोलियां चलवा दी थी कि लगभग 1000 निर्दोष भारतीय मार दिए थे। अब शहर जल रहा था और इनके पास ना बंदूकें थी ना गोलियां। 24, 25, 26 मार्च 3 दिन तक ये सब होता रहा। 400 से अधिक लोग मार दिए गए। 27, 28, 29 मार्च को भी कुछ घटनाएं घटी हैं, कुछ लोग तब भी मारे गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कारणों की जो मैंने शुरू में कहा था कि मुसलमानों ने दुकान बंद करने से मना कर दिया था। क्यों मना किया था? और इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे लौटना होगा। दोस्तों, 1857 का संग्राम हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा था और यह अंग्रेजों के लिए चिंता का कारण था। इसके बाद रास्ते खोजे जाने लगे दोनों को अलग करने की, और इसमें पहला बड़ा कदम था वर्ष 1883 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्रिंसिपल बनकर आए जब थियोडोर बेक एक अंग्रेज। यही कॉलेज मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। इन्होंने उस जहर के बीज बोए। कभी फिर से एक अलग सीरीज करेंगे इस विषय पे। अभी इतना भर जान लें कि अब अंग्रेजों ने मुसलमानों को यह समझाना शुरू किया कि देखो 1885 में अब ये कांग्रेस भी बन गई है। अब ये जो डिमांड्स कर रहे हैं, अरे भाई कभी किसी दिन यदि हम यहां से चले गए तो अब क्या होगा? वोट से यहां सरकार बनेगी, आपकी वोट तो बहुत थोड़ी है, राज हिंदुओं का आएगा। आपके हित में यही है कि हम रहें यहां पे, आप हमारी मदद करिए। और आप देखेंगे कि 1857 के बाद एक बड़ा आंदोलन, खिलाफत का आंदोलन ऐसा हुआ जिसमें मुस्लिम और हिंदू फिर साथ आए। और वो आंदोलन भी वो कोई भारत की आजादी के लिए तो नहीं था, वो टर्की के ऑटोमन एम्पायर जो थी जिसके खिलाफ अंग्रेज लड़े थे, वहां के खलीफा को, जिसे बहुत सारे मुसलमान अपना रिलीजियस लीडर मानते थे, उसको उसके रेस्टोरेशन के लिए, उसके कैलिफेट के रेस्टोरेशन के लिए वो आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने उसके साथ कांग्रेस को जोड़ा था। उसके अलावा आप देखेंगे अंग्रेजों ने ऐसा जहर घोल दिया था दोनों के बीच कि अब मुसलमान आपके मूवमेंट में साथ नहीं थे। वर्ष 1930 में गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया तो क्या हुआ? कानपुर में भी वो मूवमेंट चल रहा था। कानपुर में जहां कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रही थी, हड़ताल कर रही थी, वहीं मुसलमान उसके साथ नहीं थे। अब कुछ लोगों को यह आपत्ति हो सकती है कि नहीं जी, मैं तो एंटी मुस्लिम बात कर रहा हूं। मैं फिर से कहूंगा कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट पढ़िए। 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देश भर में हुआ, कानपुर में भी हुआ। कानपुर में मुसलमान साथ नहीं थे। यहां तक रिपोर्ट लिखती है कि वो एक्टिवली और पैसिवली अपोज कर रहे थे, बल्कि उस तंजीम को फिर से खड़ा किया गया
जो कभी खत्म हो चुकी थी। तंजीम नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह प्रभात फेरी निकालते थे, उनके विरोध में रिलीजियस प्रोसेशंस तंजीम निकाल रही थी। कानपुर में पिकेटिंग हो रही थी दुकानों की, जो फॉरेन गुड्स बेचते थे, फॉरेन लिकर बेचते थे, उन दुकानों के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठते थे, उन दुकानों को बंद करने की कोशिश करते थे। जो ग्राहक आते थे उनसे कहते थे कि मत खरीदिए यहां से सामान, फॉरेन गुड्स, फॉरेन लिकर मत खरीदिए। इस बात को लेके भी झगड़े होते थे। तो अंग्रेजों ने जो जहर घोल दिया था कि देखिए कांग्रेस का मूवमेंट अगर कामयाब होगा तो ये तुम्हारे लिए चिंता की खबर है। और इसके बाद क्या हुआ, जब कांग्रेस के सारे लीडर्स को रिहा कर दिया जनवरी 1931 में, और फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, तो यही रिपोर्ट ये कहती है कि इससे ये संदेश गया मुसलमानों में कि अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस के आगे घुटने टेक दिए हैं। गांधी जी के साथ समझौता किया, किसी मुस्लिम लीडर के साथ बैठ के ना तो उसके विचार सुने, ना उनकी डिमांड सुनी, और यह समझौता हिंदुओं के साथ हुआ। तो दोस्तों अंग्रेज ये जहर घोलने में कामयाब हो गए थे कि यदि हम गए तो इस देश में कांग्रेस का राज होगा, और कांग्रेस के राज का मतलब होगा हिंदुओं का राज। इसलिए मुसलमानों का हित इसी में है कि अंग्रेज भारत में बने रहें। लिहाजा उन्होंने मुस्लिम्स को नेशनल मूवमेंट से दूर कर दिया। ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान उनकी बातों में आ गए थे, ऐसा कैसे हो सकता है, कांग्रेस के साथ भी थे, लेकिन संख्या छोटी हो गई। पर महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हमने कोई सबक सीखा है अपनी पिछली भूलों से, या आज भी वहीं खड़े हैं जहां तब थे? शायद वहीं हैं। आज भी हम पहले हिंदू पहले मुसलमान हैं, भारतीय बाद में। यदि हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी भारतीय के तौर पर हो, यदि मेरा दीन, मेरा ईमान, मेरा कौल, मेरा धर्म, मेरा मजहब पहले भारत हो, इंसानियत हो, और ये पहचान पीछे हो, तो शायद सारे झगड़े खत्म हो जाएं। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी, इस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा कीजिए। अगले सप्ताह फिर भेंट होगी किसी नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।